इस क्लास में हम देखेंगे कि पादपों में परिवहन किस तरीके से होता है। जिस तरीके से मानव शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता है या अन्य पदार्थों का परिवहन होता है, उसी तरीके से पादपों के अंदर परिवहन किस तरीके से होता है। तो सामान्यतः मैं आपको यहाँ पे कुछ समझा दूंगा और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये जो पीडीएफ दे रखी है आगे आरपीएससी की बुक के अंदर, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो आपके बहुत बढ़िया तरीके से ये टॉपिक क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पादपों में परिवहन। सबसे पहले पादपों में परिवहन होता किसका होता है? अभी किस किस का होता है? एक तो खाद्य पदार्थों का होता है, खाद्य पदार्थों का होता है, और खाद्य पदार्थों के बाद में दूसरा जो होता है वो जल व खनिज लवण का होता है। जल व खनिज लवण का होता है, इन दोनों का परिवहन होता है। मैं आपको बता देता हूं कि पादपों में जो परिवहन के लिए एक तंत्र होता है या एक उत्तक काम करता है। एक क्या काम करता है? एक उत्तक काम करता है, जिसको सहवनी उत्तक बोलते हैं। सहवहनी उत्तक, सहवनी उत्तक। ये दो उत्तक होते हैं, एक तो होता है फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो फ्लोएम जो उत्तक होता है ना, वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों को पत्तियों से विभिन्न भागों तक लेके जाता है। पत्तियों से विभिन्न भागों तक लेके जाने का काम करता है ये। जाइलम का काम होता है जल व खनिज लवण का परिवहन करना, जैसे जल व खनिज लवण का परिवहन करना। ये दो उत्तकों का काम होता है मुख्यतः। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम, और जो जल व खनिज लवण का जो परिवहन करता है वो करता है जाइलम। खाद्य पदार्थ का निर्माण पत्तियों के अंदर होता है, हरी पत्तियों के अंदर होता है, हरित लवक के अंदर होता है। हरित लवक हरे जो रंग की वाली पत्तियां होती हैं उनमें मिलता है, वहां खाद्य पदार्थ बनता है। बनते ही उन पदार्थ को विभिन्न भागों को भोजन की आवश्यकता होती है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, वो फ्लोएम तक पहुंचाता है। जल का अवशोषण होता है वो नीचे जड़ों से होता है, जल का अवशोषण, और जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण खनिज लवणों का अवशोषण होता है। वो जाइलम उत्तक का काम होता है विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब हम ये देखेंगे पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ के रूप में किसका संग्रहण करते हैं? भी ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर वो ग्लूकोज किसके रूप में संग्रहित होती है? वो वंड व स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। अब हम ये देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो जल का अवशोषण कैसे करते हैं, भी कौन सी प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने ये देखा होगा कि इनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती है। एक तो प्राशन देखने को मिलता है, दो नंबर एक विसरण आपने सुना होगा। ये शब्दावलियां मैं आगे लिख देता हूं आपको, इनके संबंधित ही यहां पढ़ेंगे। प्राशन हुआ, विसरण हुआ, मूल दाब हुआ, वाष्पो उत्सर्जन हुआ, वाष्पो उत्सर्जन हुआ, इसके अलावा सज्जक और असज्जक बल भी होते हैं, अंतःशोषण अधिशोषण भी होता है। ये सारी चीजें ये लगभग होती है। केशिकाओं के रूप में भी जल ऊपर चढ़ता है, अधिशोषण भी होता है जल का, कोलाइड विलियन में पढ़ा था। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से चलता है। मुख्यतः ऊपर वाले 4 पॉइंट है, इनके बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझना आवश्यक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेड़ पौधे की संरचना बना देता हूँ। ये इनकी जड़ें हैं भी, ये इनकी क्या है? ये इनकी जड़ें हैं। ठीक है, इन जड़ों को रोम बोल, इसको रूट बोलते हैं, जिसे मूल रोम बोला जाता है। इनकी छोटे छोटे यहाँ मूल तो हैं ये, और इनकी छोटी छोटी और जड़ें लग जाती है, उसको बोलते हैं मूल रोम। जैसे यहाँ से ऐसे निकल गई छोटी 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 छोटी, उसको बोलते हैं मूल रोम।
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो जल है वो मूल रोम से धरती के अंदर क्यों नहीं जाता। धरती या पृथ्वी से ही जल या मृदा से ही जल को पेड़ पौधा ऊपर की ओर क्यों खींचता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जल है वो पेड़ पौधे से नीचे चला जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये मूल रोम है वो उनके अंदर जल आता कैसे है, उस बात के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो एक होती है प्रासरण की क्रिया दोस्तों। विसरण की क्रिया जो होती है ना, विसरण की क्रिया वो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, निम्न सांद्रता की ओर होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण की क्रिया के द्वारा O2 व CO2 का O2 व CO2 का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। जलीय पादपों के अंदर भी हमने पढ़ा था ये विसरण की क्रिया के द्वारा केवल गैसों का किया जाता है। वैसे कुछ द्रवों में भी ये विसरण लागू होता है, पर ठोसों में तो होता ही नहीं, नए के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो मुख्यतः O2 और CO2 का जो परिवहन होता है वो विसरण द्वारा हम कर सकते हैं। पेड़ पौधों के अंदर या कुछ जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर विसरण द्वारा क्या हो सकता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान हो सकता है। विसरण की क्रिया में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा कोई जल। प्राशन की क्रिया में, प्राशन की क्रिया में जो जल है ना वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। उल्टा होता है, ये ध्यान रखना, ये क्रिया होती है। जल होता है ना, जल 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 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, प्राशन। जल का अगर विनिमय होता है ना वो प्राशन द्वारा ही होता है, लगभग देखने को मिलता है। तो यहां पर प्राशन की क्रिया होती है, एक नंबर बात तो ये हुई। तो प्राशन की क्रिया में क्या होगा भी, यहां पे मिट्टी है, मिट्टी है। अब जल इसके अंदर कब जाएगा, दो परिवहन होते हैं, एक तो निष्क्रिय अवशोषण होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है, एक सक्रिय अवशोषण होता है। इनके बारे में बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। निष्क्रिय अवशोषण होता है ना, निष्क्रिय अवशोषण, उसमें जब जल का क्या होता है, अवशोषण होता है ना, तब एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इसका उदाहरण सामान्य प्रासरण हुआ, विसरण हुआ, इनमें किसकी आवश्यकता नहीं होती, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये जो सक्रिय अवशोषण होता है ना दोस्तों, इनमें किसकी आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि जो सक्रिय अवशोषण में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें उल्टी प्रक्रिया हो जाती है। जैसे प्राशन के अंदर क्या होता है कि जल इन इन रोमों के अंदर जाएगा। इन रोम के अंदर जाने का कारण यही है कि ये यहाँ पे जो मिट्टी है ना, मिट्टी उसकी सांद्रता क्या है, निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता है यहाँ पे। और इन रोम की के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है ना उसकी क्या है, उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता है। तो प्राशन द्वारा जो जल है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा, और ये जल कहाँ पे चला जाएगा, रोम के अंदर चला जाएगा। यहाँ किसी एनर्जी और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये ध्यान रखना। एक तो चलो इस रोम के अंदर चला गया जल वो, पर कई बार क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ मृदा की सांद्रता उच्च हो जाए, उच्च हो जाए, और यहाँ पे इनकी सांद्रता क्या हो जाए, उच्च हो जाए, और इनकी सांद्रता क्या हो जाए, निम्न हो जाए। तो इस प्रक्रिया में जल फिर जाना कैसे चाहिए, पादप से नीचे की ओर जाना चाहिए, मृदा में जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। उस टाइम कौन सा होता है, सक्रिय अवशोषण होता है। इसमें एक एनर्जी, ऊर्जा या तनाव उत्पन्न होता है, उसके कारण जल है ना वो ऊपर की ओर जाता है। पेड़ पौधे को अतिरिक्त ऊर्जा लगानी होती है जल को खींचने के लिए, ठीक है ना, वो होता है सक्रिय अवशोषण। एक एक चीज आगे हम पीडीएफ के अंदर पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जल इस मूद रोम के अंदर तो आ गया, अब आगे ऊपर कैसे चढ़ेगा। ये जाइलम लगे होते हैं, जाइलम उत्तक होते हैं, जिसके अंदर वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिका होती हैं, जाइलम जो पेरेनकाइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, प्रकार होते हैं। तो ये जल मूल रोम से इस जाइलम में ऊपर की ओर क्यों चढ़ेगा। ये एक तो केशित्व पढ़ा था ना, उस गुण के कारण केशित्व क्या पढ़ा था, प्रखनली में जल का ऊपर चढ़ना। या सहसंजक और असंजक बल होते हैं। सहसंजक बल क्या होता है, सहसंजक बल होता है दो जल के अणुओं के बीच में आपस में लगता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। असंजक बल होता है जो ये जो जाइलम की जो ये भित्ति होती है ना, मोटी होती है भित्ति, इन भित्ति
इन भित्ति और इस जल के अणुओं के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, इस तरीके से वो ऊपर चढ़ जाता है। तो सहसंजक व आसंजक बल से चढ़ सकता है या केशिकत्व के कारण चढ़ सकता है, ठीक है ना, प्रखनली में ऊपर चढ़ता है जल, तो ये ऊपर की ओर खींचता है। इनमें एक तो तनाव उत्पन्न होता है, यहाँ पे ये पत्तियां होती हैं, मुझे बताओ यहाँ पे क्या होती हैं, ये पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, रंध्र से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। ये जल होता है, ये वाष्प के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है। जब वाष्प उत्सर्जन होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है दिन के अंदर होता है, क्या होता है, दिन में वाष्प उत्सर्जन देखने को मिलता है। तो ये जल होता है, ये जल बाहर जाएगा। तो मुझे बताओ जल के अणुओं के बीच में आपस में कौन सा बल है, सहसंजक बल है ना। तो ये जल इसको खींचेगा, ये जल इसको खींचेगा, ये जल इसको खींचेगा, ये जल इसको खींचेगा, इस तरीके से ऊपर की ओर खींचते हैं। तो इस कारण वाष्प उत्सर्जन भी एक इसका कारण है, जल को ऊपर चढ़ने में वाष्प उत्सर्जन भी क्या होता है, सहायक होता है। ये तो वाष्प उत्सर्जन कब होगा, अभी दिन के अंदर होगा। रात को क्या होगा, रात को वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा। तो रात को जो मूल दाब है ना, एक दाब लगता है ऊपर की ओर, मूल दाब, मूल दाब के कारण जल क्या चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये मैंने आपको बेसिक सा बता दिया है कि इसका परिवहन कैसे होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम पीडीएफ के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। चलो तो आगे देखते हैं, पादपों में सहवन। हैरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, हमने पढ़ा था ये। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ये भी हमने पढ़ा था। जल जड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है, ये भी हमने पढ़ा था। हम अध्ययन करें कि पेड़ पौधों को ये सभी पदार्थ कैसे प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य अंग पर्ण पत्तियां होती है, किंतु ये सभी पदार्थ पर्ण तक किस प्रकार पहुंचते हैं, ये बात बहुत सियानी बात है भैया, ठीक है ना। पत्तियां जो मुख्य अंग होता है प्रकाश संश्लेषण का, पर इसमें जो ये जल वहां तक कैसे पहुंचता है, खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचते हैं। खाद्य पदार्थ में O2 और जो CO2 होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में CO2 होता है, वो रंध्रों के माध्यम से पहुंचता है। और वो जल किसके माध्यम से पहुंचता है, वो मैंने बता दिया आपको। तो आगे देखते हैं, क्या दे रखा है। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पौधे, चाहे वह शाख हो या झाड़ी वृक्ष, इन सबके स्वभाव में विभिन्न होते हुए भी इनके प्रमुख भागों में मूल सामान्यता मिलती है। किसी भी पुष्पीय पौधे में अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पादपों में जड़, तना, शाखा, पत्तियां, फूल, बीज मिलते हैं। ये कोई विशेष नहीं है इतना। जंतुओं की तुलना में पौधों के अंगों की संख्या कम मिलती है। पर्णपत्ती इकाई के अंग होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण से सेवन खाद्य, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये छोड़ो। अब पत्तियों के बारे में, पत्तियों में पर्ण के बारे में है, पत्तियों के बारे में ये चीजें आप लिख लेना भी यहाँ से। पर्ण का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संग्रहण का है, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है ये कि पर्ण का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण व खाद्य संग्रहण का है। यह तने तथा शाखाओं पर इस प्रकार लगी रहती है कि दिन में सूर्य का प्रकाश पौधों की सभी पर्णों पर पड़े। और पर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं, इसके लिए पर्ण की संरचना संक्षिप्त रूप से समझते हैं। ये हमने समझ लिया है अभी पीछे। जो पत्तियों की संरचना होती है उसको आगे वाले भाग को काट कर देखना। एक तो उसके अंदर क्या होता है, ऊपरी अधिश्रम होती है, इसको काटोगे ना तो एक तो ऊपर वाली होगी, एक नीचे वाली। नीचे वाली में रंध्र पाए जाते हैं और ऊपर वाली में क्या पाई जाती हैं, मर्दूतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको थोड़ा सा पढ़ लेना भी। इसके लिए पर्ण की संरचना के रूप में पर्ण की ऊपरी अधिश्रम, ऊपरी अधिश्रम के नीचे सजीव मर्दूतक कोशिकाएं, पेरेन्काइमा सेल पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। आपको ये पूछ ले कि पत्तियों के अंदर पर्णहरित वर्णक या क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, आप ये कहोगे कि ऊपरी अधिचरम के अंदर है ना, ऊपरी अधिचरम के थोड़ी सी नीचे सजीव मर्दूतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन मर्दूतक कोशिकाओं के अंदर ये पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। इन कोशिकाओं के मध्य में अंतरा कोशिकीय स्थल होता है। बीच में क्या होता है, स्थल होता है। इसको काटोगे, ऊपर वाली अधिचरम होगी जिसके अंदर मर्दू कोशिकाएं होंगी, नीचे वाले में रंध्र पाए जाएंगे, बीच में क्या होगा, अंतर कोशिकीय स्थल होता है, ठीक है ना, जो कि परस्पर संपर्कित करते हैं, जिससे विभिन्न गैसों O2 और CO2 का विनिमय तथा जल का वाष्प का उत्सर्जन और गैसों का परिवहन पर्ण की सभी कोशिकाओं तक हो सके। सारी कोशिकाओं तक, बीच में रिक्त स्थान होता है, तो सारी कोशिकाओं तक O2 CO2 का क्या हो सके, परिवहन हो सके, ठीक है। तो इसके बाद में देखो,
पर्ण के शिराओं का जाल बिछा होता है जिसमें प्रमुख सेवनीय उत्तक जाइलम होते हैं। इसमें एक सेकंड रुको, आगे की ओर पड़ जाता है हैरे मर्दूतक होते अधिश्रम के पाद जाने वाले रंध्रों में ध्यान से खोलें। और नीचे की ओर क्या पाए जाते हैं, वो रंध्र पाए जाते हैं, लिख लेना। निचले अधिश्रम में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ कहीं मिल जाएगा, वरना मैंने ये आपको पहले लिखा दिया, नीचे दे रखा है। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, पर्ण में शिराओं का जाल बिछा होता है जिसमें प्रमुख सेवनी उत्तक जाइलम होता है, एक सेवनी उत्तक और फ्लोएम होता है। यह उत्तक तरल खाद्य पदार्थों और जल के सेवन के लिए एक नलिका का जाल बनाता है। यह जाइलम और फ्लोएम तने के जाइलम फ्लोएम से जुड़े रहते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के प्रत्येक भाग व पत्तियों तक पहुंचाना है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पत्तियों में बने कार्बनिक खाद्य पदार्थों को प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। ये बात मैंने बता दी आपको, जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है। जड़ के पत्तियां तक का जाइलम और फ्लोएम का सेवन तंत्र एक नली के रूप में क्रम से जल व खनिज लवण पहुंचाते हैं तथा खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। सामान्य, ये कोई विशेष नहीं है। सामान्यतः पर्ण की निचली अधिचरम पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, निचले अधिचरम में, जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में। इन रंध्रों द्वारा पर्ण की मर्दूतक कोशिकाओं का संपर्क बाह्य वातावरण से बना रहता है। ध्यान रखना, इन रंध्रों द्वारा पर्ण के मर्दूतक जो कोशिकाओं का संपर्क बाह्य वातावरण से, इन जो मर्दूतक कोशिकाएं होती है ना, और यहाँ रंध्र पाए जाते हैं, तो इनका संपर्क क्या बना रहता है, मर्दूतक कोशिकाओं से बाह्य वातावरण का संबंध बना रहता है। रंध्र चारों ओर से दो द्वार कोशिकाओं, दो जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। ये कोशिकाएं पास की कोशिकाओं में जल अवशोषित कर फैल जाती हैं। ठीक है ना, पास की कोशिकाओं को जल अवशोषित कर फैल जाती है, रंध्र खुल जाते हैं और वायु और कार्बन डाइऑक्साइड पर्ण में प्रवेश कर जाती है। जल की हानि होने पर, जल की हानि जब होती है ना, जल की हानि होने पर द्वार कोशिकाएं संकुचित होकर रंध्रों को क्या कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, इस प्रकार रंध्रों का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना होता है। यही बात मैंने बताई थी आपको। पर्ण का दूसरा प्रमुख कार्य होता है जल को जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा निकालना, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बता दिया आपको। पादप के हरे वायवीय भागों में उपस्थित रंध्रों द्वारा, रंध्रों का काम होता है O2 CO2 जल का क्या निकालना, आदान प्रदान करना, का जलवाष्प के रूप में वातावरण में निकालना, उत्सर्जित करना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये परिभाषा लिख लेना भी। वाष्पोत्सर्जन को एक साधारण प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपने ये देखा होगा कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के नीचे ठंडक महसूस क्यों होती है, भी इसी के कारण ठंडक महसूस होती है। ध्यान रखना, पेड़ पौधों के नीचे, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में जल बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो ठंडक महसूस होती है। ठीक है, पौधे में लगा गमला लेते हैं, कांच की प्लेट लेते हैं, थैली लेते हैं, पॉलीथीन, कुछ समय बाद में पॉलीथीन के भीतर यहाँ पे बूंदे बूंदे जम जाएंगी भी। ठीक है ना, बस तो पॉलीथीन में ठंडी तरह से प्रकाश के अभाव में जब रंध्र, प्रकाश के अभाव में जब रंध्र बंद होते हैं, मतलब रात को रंध्र बंद होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर अनुपात से अधिक हो जाए तो पौधे मुरझा जाएंगे। पौधे क्यों मुरझाए जाएंगे, अगर वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे के आसपास का वातावरण नमी युक्त रहता है। यही कारण है कि गर्मी में ऋतुस्राव में वृक्ष नीचे शीतलता का अनुभव होता है। वाष्पोत्सर्जन भूमि से जल अवशोषित करने में भी सहायक है। ये इंपॉर्टेंट है भी। वाष्पोत्सर्जन है ना, वो जल को अवशोषित करने में या जल का परिवहन करने में भी क्या है, सहायक है। ये बातें यहाँ बता दी। स्तंभ, अब हम तने के बारे में देखते हैं। तने में वही है भी, तने में कुछ इतना विशेष है नहीं। वही जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया जाएगा, इतना कुछ है नहीं। जाइलम फ्लोएम ये उत्तक है ना, इनको बढ़िया तरीके से हम उत्तक के अंदर टिश्यू पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें आप वैसे ही कंफ्यूज होंगे। तो आगे हम देखते हैं। अब आगे जड़ों के बारे में देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। जड़, रूट, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सामान्य पौधा, सरसों का पौधा, जो जड़ सहित उखाड़ने पर हमें देखते हैं, इनमें एक प्रमुख जड़ होती है जिसे प्राथमिक मूल कहते हैं। मेन मूल, प्राथमिक मूल होती है, बंटी हुई मूल होती है, उनको द्वितीय और तृतीय मूल निकलती है इनसे। इस प्रकार पौधे की प्रमुख जड़ इसकी शाखाओं, पौधे का मूसला तंत्र होता है, मतलब जड़ों का तंत्र होता है। उदाहरणतः सरसों का पौधा। एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं, जौ, बाजरा आदि में प्राथमिक मूल्य सिद्ध नष्ट हो जाती है। एक बीजपत्री पौधे में क्या होती है, प्राथमिक मूल्य नहीं होती। उखाड़वा तो यहाँ गुच्छों से उखड़ेगो, मैन मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, जैसे और बड़े पौधों के अंदर होती है वैसे। ऐसे मूल तंत्र को अपस्थानिक
मूल तंत्र कहते हैं। इतना वो ये मूल वगैरह में पढ़ेंगे तो एक बार थोड़ा सा दिमाग में ले लेना है। मूल का मुख्य कार्य भूमि से जल व गुलित लवणों का अवशोषण करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जड़ें भूमि से नमी और भूमि के जल की ओर वृद्धि करती है। भूमि से अवशोषित जल सेवन तंत्र के द्वारा तने के सेवनीय ऊतकों के तक पहुंचता है, ये ध्यान रखना। यह प्रण तक भी पहुंचता रहता है। हम अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में निर्मित खाद्य तरल रूप में फ्लोएम द्वारा पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। यह तभी संभव है जब जब कोशिका झिल्ली में चयनात्मक अपारगम में, ये चयनात्मक अपारगम मतलब होता है कोई पदार्थों को अंदर से कौन से पदार्थ को गुजरना है, कौन से पदार्थ को नहीं गुजरना, ये चयनात्मक अपारगम में होता है। झिल्ली में विलयन के रूप में पदार्थों का अवशोषण और सेवन दो तरीके से होता है। मैंने बताया था, एक निष्क्रिय होता है, एक सक्रिय अवशोषण होता है। निष्क्रिय अवशोषण में कई भौतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मैंने बताया था विसरण हुआ, प्राशन हुआ, केशिकात्व या केशिकत्व हुआ, अंतःशोषण हुआ, अंतःशोषण हुआ आदि सहायक है। ये निष्क्रिय शोषण में होते हैं जिनमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। सक्रिय शोषण में एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब देखो सेलोफेन जो झिल्ली होती है अर्धपारग में झिल्ली, उसके द्वारा क्या होता है, प्राशन होता है। प्राशन मेरा बताया हुआ है क्या होता है, ये प्राशन के बारे में पूरा का पूरा, ठीक है ना। प्राशन मैंने बता दिया कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल का जाना, ये क्या कहलाता है, प्राशन कहलाता है। अर्धपारग में झिल्ली लगी हुई होती है कि प्राशन दाब वही होता है। बस इस प्रकार यदि किशमिश को, ये मैंने पूरा का पूरा बताया हुआ है भी, अंतः प्राशन होता है भाई, ये प्राशन होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक विलयन, ये कोशिका के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया हुआ है। किशमिश को जल के अंदर डालते हैं तो फूल जाती है। अगर नमक के अंदर विलियन के अंदर अगर वो चने वगैरह किशमिश को डालते हैं तो जल बाहर निकल जाता है। ये सारी चीजें मैंने वहां कोशिका के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी आपको, ठीक है। तो इनमें देखते हैं कोई ऐसा है क्या इंपॉर्टेंट, प्राशन की परिभाषा है यहाँ और कुछ नहीं है। 2 नंबर, बस ये प्राशन केशिका की परिभाषा, ये आपको नहीं निकलना। कांच की एक पतली नली में एक सिरे को बीकर से भरे जल में डुबो जाते हैं तो नलिका में जल स्वयं कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। किसी भी तरल पदार्थ का स्वयं स्थित स्थान में प्रवेश को ये क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है, ठीक है ना, केशिकात्व कहलाता है। यह भौतिक बल भी अवशोषण और परिवहन में सहायक है। ये भी है, कुछ तक जल है ना वो अपने आप चढ़ जाता है। वो किसके कारण चढ़ता है, स्वतः चढ़ता है, वो केशिकात्व के कारण चढ़ता है, ठीक है। और प्राशन के द्वारा होता है ये सारी भौतिक क्रियाएं होती हैं भी, ऐसे इस तरीके से लिख लेना। अंतःशोषण ये भी होता है, अंतःशोषण पदार्थों में ये क्या होता है, कोलाइडी विलयन के अंदर पढ़ते हैं ये अंतःशोषण। पदार्थ एवं द्रव्य के अणुओं के परस्पर आकर्षण का कारण अंतःशोषण है। क्या होता है कि कोई चीज का क्या होना, अवशोषण होना। जैसे कोलाइड विलयन वगैरह आपने पढ़ा होगा, वहां पे ये देखा होगा कि कोई क्या है कि पदार्थ है और द्रव्य है, पदार्थ का जो द्रव्य का पदार्थ के अंदर क्या होना, अंतःशोषण होना, वही होता है। यह प्रक्रिया जलरागी कोलाइडी के कारण होती है। जलरागी जब कोलाइडी विलीन होता है ना तब होती है ये। पादपों की कोशिकाओं, भित्ति और बीजों के कठोर आवरण में जल का अवशोषण इस क्रिया द्वारा होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पादपों की कोशिका, भित्ति और बीजों का जो कठोर आवरण होता है, बीजों को अंदर जल के अंदर भेजते हैं, तो उनमें जो अवशोषण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, आप ये कहोगे अंतःशोषण के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है भी, ये ध्यान रखना। जल का अवशोषण, जल में रहने से बीजों और लकड़ियों का फूलना इसका प्रमुख उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जब जल के अंदर लकड़ी डालते हैं तो वो फूलती है, किसके कारण फूलती है, अंतःशोषण के द्वारा जल है ना उसके अंदर जाता है, लकड़ी के अंदर, ठीक है ना। और बीज फूल जाते हैं, बीजों के अंदर भी अंतःशोषण होता है। आपको ये पूछे कि एक कांच की नलिका के अंदर स्वतः जल का ऊपर चढ़ना केशिकात्व के कारण होता है। प्राशन का, प्राशन में ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल का जाना, वो प्राशन, ठीक है। जीवद्रव्य संकुचन, ये मैंने पढ़ाया था कोशिका में। जीवद्रव्य संकुचन क्या होता है, इनमें जीवद्रव्य संकुचन में क्या होता है, बाह्य प्राशन होता है। इसमें क्या होता है, बाह्य प्राशन होता है। मतलब जीवद्रव्य संकुचन का मतलब होता है जैसे किशमिश को जल के अंदर डाला और उसके अंदर थोड़ा नमक डाल दिया तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो गया, तो किशमिश है ना वो संकुचित हो जाएगी, जल बाहर निकल जाएगा, तो वो होता है जीवद्रव्य संकुचन। कोशिका के अंदर बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों। तो यहाँ आप वहां वो क्लास ले सकते हो। उसके बाद में इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस, ठीक है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है भी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लेना। मृदा के कणों के मध्य स्थलों में वायु तथा जल होता है जिसे केशिका जल कहा जाता है।
कैपिलरी वाटर बोला जाता है। जो जड़ें जिस जल को अवशोषित करती है ना उसको क्या बोला जाता है, केशिका जल बोला जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। पौधों की जड़ें इसी जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। मूलों के मूल रोम क्षेत्र द्वारा प्रमुख जल का अवशोषण किया जाता है। मृदा के केशिका जल में खनिज लवण घुले रहते हैं, अतः यह एक प्रकार का तनु विलयन है। ये भी एक प्रकार का क्या रहता है, तनु विलयन है, कुछ घुले हुए रहते हैं। मूल रोम कोशिका का कोशिकीय रस होता है, कोशिकीय रस होता है, इस विलयन की तुलना में अधिक सांद्र होता है, अतः प्राशन द्वारा। अब प्राशन में क्या होगा, प्राशन द्वारा ये कह रहा है कि वो क्या है, तनु विलयन है, उनकी सांद्रता कम है। बाहर जो जल है केशिका जल है उसकी सांद्रता कम है, मतलब तनु विलयन है। और इसकी सांद्रता क्या है, जो कोशिकीय रस है उसकी सांद्रता अधिक है। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल चला जाएगा, ये लिख लेना पूरा का पूरा यहाँ से। भूमि में जल रूम रोम में कोशिका में प्रवेश कर जाता है। मूल रोम का कोशिका रस पास की कोशिकाओं के रस की तुलना में, अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे नीचे नीचे कोशिका है उसकी तुलना में ऊपर वाली कोशिका के अंदर क्या होता है, सांद्रता अधिक होती है। तो निम्न सांद्रता से उस सांद्रता में ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जाइलम की वाहिनिकाओं में वलकुट की कोशिकाओं में मूल रोम तक दाब प्रवणता, इस प्रकार से दाब प्रवणता बनी रहती है, ठीक है ना, जल ऊपर चढ़ता जाता है। एक तो ये भी कारण होता है, मूल रोम में निरंतर जाइलम उत्तक तक पहुंच जाता है। ये जाइलम उत्तक तक पहुंचने का काम ऐसा ही होता है अभी, ठीक है ना। अब जाइलम के अंदर फिर जल कैसे चढ़ता है वो देखेंगे। मूल रोम का प्राशन दाब मृदा विलयन में प्राशन दाब से कम होता है। प्राशन के सिद्धांत के अनुसार भाई ये प्राशन होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में पादप मूल रोम में जल अवशोषण कर सकता है। इस अवशोषण के लिए और ये सक्रिय अवशोषण है, भी ध्यान रखना। जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि मूल रोम का प्राशन दाब क्या हो, मृदा विलयन के प्राशन दाब से कम हो, तो कम हो जाए तो क्या होता है, बाह्य प्राशन होना चाहिए कि जल है ना वो पेड़ पौधे से नीचे जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इस अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि एटीपी अणुओं के रूप में कोशिका को उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार का अवशोषण को सक्रिय अवशोषण कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं मूल दाब रूट प्रेशर। सक्रिय जल अवशोषण में ये मूल दाब काम में आता है, ध्यान रखना। मूल दाब कब काम आता है, जब सक्रिय अवशोषण हो रहा होता है ना, तब ये मूल दाब काम आता है, ध्यान रखना। तब मूल दाब लगता है ऊपर की ओर, ठीक है ना। सक्रिय जल अवशोषण के कारण मृदा से जल मूल के जाइलम तक पहुंचता है। तो इस जल के अवशोषण के कारण मूल की कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, मूल की कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और जाइलम में पहुंचने वाला जल कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। मूलों में पाए जाने वाला यह धनात्मक दाब मूल दाब कहलाता है। जब सक्रिय जल का अवशोषण हो रहा होता है ना, तब मूल द्वारा ऊपर की ओर क्या लगता है, दाब लगता है, और उसको मूल दाब बोलते हैं, कुछ है नहीं। यह एक सक्रिय दाब है जो कि कुछ शाकीय पौधों के जाइलम के जल को ऊपर की ओर पहुंचाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो सांख्यिक पौधा है, विभिन्न विभिन्न शाखाएं, उनके तक जल पहुंचाने में मूल दाब क्या करता है। जब ये जो सक्रिय हो रहा है ना, ये जब एनर्जी की आवश्यकता हो रही है पेड़ पौधों को, ठीक है ना, विपरीत कंडीशन, तब मूल दाब लगता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सक्रिय जल अवशोषण हो रहा है तब मूल दाब लगता है। मूल दाब समझने के लिए हम एक सरल प्रयोग करते हैं। एक गमले में लगे स्वस्थ पौधा, एक पौधा ले लिया गमले के अंदर, ठीक है ना। पौधा लेते हैं, तने को मिट्टी की सतह से लगभग 7 से 8 आधा काट लेते हैं, ऐसा काट देते हैं। गमले में पानी देते हैं। अब कटे हुए भाग पर रबड़ की नली लगा देते हैं, ऊपर काट देते हैं, फिर नली लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एक कांच की नली में जोड़ते हैं, नली में थोड़ा सा जल डाल देते हैं, जल सतह को चिन्हित कर लेते हैं। जल तान को, सीधी सी बात है, एक पौधा लेते हैं, उसकी एक टहनी को ऊपर से काट लेते हैं, उसके ऊपर नली सेट कर देते हैं, उस नली के अंदर थोड़ा सा जल डाल देते हैं। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद में तो वो जल ऊपर चढ़ता है क्या, क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा है, मूल दाब लगेगा ना, तब वो जल क्या चढ़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। थोड़ा सा जल भरते हैं, जल को चिन्हित करते हैं, हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात कांच में नली में जल के स्तर बढ़ जाता है। यह मूल दाब के कारण होता है, ठीक है ना, मूल दाब के कारण होता है, ये ध्यान रखना। मूल दाब इतना नहीं होता कि वह 300 फीट ऊंचे या इससे भी ऊंचाई वृक्षों में जल को पर्णों तक पहुंचा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि ऊंचे वृक्षों में जल पर्ण तक कैसे पहुंचता है। यह वाष्पोत्सर्जन सहसंयोजक तनाव सिद्धांत पर आधारित है। यह बताया गया है कि मूल दाब से, सबसे पहले तो यही बात है कि सक्रिय अवशोषण होता है ना, तब मूल दाब लगता है, ठीक है ना।
सामान्य परिस्थिति में तो वाष्प उत्सर्जन होता है ना, वाष्प उत्सर्जन, और ये मूल दाब रात्रि को ज्यादा लगता है, भी ध्यान रखना, रात्रि को मूल दाब ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना, रात्रि को मूल दाब ज्यादा लगता है, क्योंकि रात्रि को वाष्प उत्सर्जन होता नहीं है मूल दाब। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ऊंचाई वाले पादपों में मूल दाब के द्वारा जल ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो वहां पर ये वाष्प उत्सर्जन सहसंयोजक तनाव सिद्धांत लगता है, तनाव उत्पन्न होता है, मैंने बताया था ना आपको। यह 3 प्रमुख कारकों पर आधारित है। जाइलम वाहिनिकाओं में जल निरंतर अखंडित स्तंभ के रूप में विद्यमान होता है। इस तरीके से जल में क्या उत्पन्न हो जाता है, देखो सहसंयोजक का मतलब होता है जल के अणुओं के बीच में क्या आपस में बल लगना, और ये ऐसे खींचेगा जल को तो ये तनाव उत्पन्न हो जाएगा, वही है। एक तो सहसंयोजक और एक तनाववाद और एक वाष्प उत्सर्जन, ध्यान रखना। मूल दाब के द्वारा बहुत ऊंचे पादपों में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या मूल दाब के द्वारा 300 मीटर से ऊंचे पादपों में भी जल जा सकता है, क्या नहीं जा सकता? आप ये कहोगे उसमें वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जा सकता है, वाष्पों का उत्सर्जन होगा तो एक तनाव उत्पन्न होगा, और जल के अणुओं के बीच में क्या लगेगा, आपस में सहसंयोजक बल लगेगा और तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। वाहिनिकाओं में जल निरंतर अखंडित स्तंभ के रूप में विद्यमान है। जल अणुओं में परस्पर दृढ़ आकर्षण होने से यह जल अणु सहसंयोजित होकर जल के स्तंभ की निरंतरता को बनाए रखते हैं। पर्ण में जल स्तंभ का ऊपरी भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में निकाल रहा है, इस कारण जल स्तंभ पर ऊपर से एक खिंचाव व तनाव बना होता है। इस तनाव के कारण संपूर्ण जल स्तंभ की ऊपर की ओर खिंचाव लगता है। यही होते हैं, भी 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें अगर होगी ना तभी ऊंचाई पर जलों को चढ़ेगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझा है। अभी आगे उत्सर्जन आ गया जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपके बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने बताया है, ये पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।